अब तक बच्चों हम 9 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद इस कॉन्सेप्ट में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग दिखाई पड़ेगा। हल्की बहुत लैंग्वेज जरूर चेंज हो सकती है, उसको किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज हमने सीखी है इस वीडियो में उसके अलावा कहीं और। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एकेडमी। आज की क्लास में अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हमको बात करनी है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की। आपको इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ेंगी कि फॉर एग्जांपल देयर आर 3 नंबर्स इन एपी सच दैट सम ऑफ द नंबर्स इज समथिंग। उसके अलावा प्रोडक्ट इनका हमको दे रखा होगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें होगा क्या, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमारे सामने कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सॉल्व करना होगा। अब हमें क्या होगा, हमें बता रखा होगा कि कोई 3 नंबर है या फिर कोई 4 नंबर है या फिर कोई 5 नंबर है जो एपी के अंदर है। हमको नहीं पता वो नंबर कौन से हैं, हमको उन नंबर्स को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर 3 नंबर्स एपी में अपने आप एज्यूम करते हैं। जैसे मुझको पता है कि अगर कोई 3 नंबर्स एपी में हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। सर अगर एक ए है तो दूसरा ए प्लस डी होगा और तीसरा ए प्लस 2d होगा। 4 नंबर होंगे तो ए प्लस 3d होगा। 5 होंगे तो ए प्लस 4d होगा। इस तरीके से हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि एपी की लगातार आने वाली टर्म्स को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब बात क्या आती है कि सर हमको ये तरीका यूज नहीं करना, ये तरीका हमको यूज नहीं करना। हमको क्या यूज करना है, हमसे अगर बोला जाएगा कि सर 3 नंबर है वो एपी के अंदर है, तो आप जो टर्म्स को चूज करोगे वो कुछ इस तरीके से चूज करोगे कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। और हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। सिर्फ हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे मोस्टली हमको उन टर्म्स का 3 हो या 4 हो आपको सम दे रखा होगा। सबसे पहली बात, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको सम दे रखा होगा। तो आप अगर ध्यान दो, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल दिखाई दे। अगर मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी है तो मुझको ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ में मुझको डी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे तिकड़म भिड़ाऊंगा कि सर मुझे ए और डी की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी आसानी हो। जैसे अगर पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहां से हमको बात धीरे धीरे आराम समझ में आ जाएगी कि मुझको कैसे कब और क्या चीज चूज करनी है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट इज 960। मतलब 3 नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, 30 के बराबर है, और उनका प्रोडक्ट कितना है, 960 के बराबर है। अब पहला क्वेश्चन थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं जिस तरीके से हमने अभी सॉल्व करा था कि 3 नंबर्स हैं, उनको मैं मान लेता हूं ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, ये 3 नंबर्स मेरे पास है। इस 3 नंबर से मुझे क्या कंडीशन दे रखी है कि सर इन 3 नंबर्स का जो सम है वो सर 30 के बराबर है। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 960 के बराबर है। मतलब ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d इक्वल्स टू 960। अब आप अगर ध्यान से देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लीनियर इक्वेशंस चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इन 2 इक्वेशंस को देखो अभी ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आपको देख के ही मालूम पड़ रहा होगा सर यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी होगा और थोड़ा सा मुश्किल होगा। कैसे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ए को ऐड करेंगे तो 3a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, 30 के बराबर। ए प्लस डी मेरा हो जाएगा 10 के बराबर, 3 कॉमन लेके डिवाइड में डाल दिया। आप ए प्लस डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये a इंटू 10 इंटू ए प्लस 2d इक्वल्स टू 960, काट दिया तो ये a प्लस सॉरी a इंटू ए प्लस 2d इक्वल्स टू 960 बन के आ रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं अभी भी इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो लीनियर इक्वेशन है, मतलब पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे एडी बन जाएगा, जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो इन क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर मैं अपने तीनों नंबर्स को इस तरीके से मानता हूं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फिर हम इन नंबर्स को अपना किस तरीके से माने। तो आप इसके बारे में बात करते हैं। मुझको एक बात बताइए,
अगर क्वेश्चन मेरे पास है कि 3 नंबर एपी में है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d लगातार आने वाले 3 नंबर हो गए जो एपी के अंदर है। अगर मैं इससे प्रीवियस वाला नंबर निकालने की कोशिश करूं, तो क्या वो ए माइनस डी नहीं होगा? वो नंबर मेरा क्या होगा सर? एक होगा ए माइनस डी, एक होगा ए, एक होगा ए प्लस डी। इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मुझे ये चीज दे रखी होती, इसकी बात नहीं करते हैं, तो मैं क्या करता? आराम से इन तीनों को प्लस करता। सर मेरा डी से डी कट जाता, सिर्फ मुझे 3a मिलता और ए की वैल्यू मेरी 10 के बराबर आ जाती। प्रोडक्ट वाले केस में मैं ए की वैल्यू पुट कर देता, पुट करने के बाद ए यहां से मेरा एलिमिनेट हो चुका है एक तरीके से, डी की वैल्यू बची है और वो इजिली मैं निकाल देता। मुझको ए भी मिल चुका है, मुझको डी भी मिल चुका है, तो मैं अपनी तीनों के तीनों टर्म्स की वैल्यू इजिली निकाल सकता हूं। तो जिस तरीके से हमको टर्म्स को चूज करना है वो मुझको देखना है। कैसे चूज करूंगा कि सर यहां से एक टर्म माइनस में होगी, डी माइनस में होगा, और सेम डी यहां पर प्लस में आना चाहिए। इससे फायदा क्या होने वाला है कि मेरा जब भी सम दे रखा होगा या डिफरेंस दे रखा होगा, मेरा डी से डी कुछ ना कुछ कट रहा होगा, जिसकी वजह से मेरा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। इस तरीके से मुश्किल होगा नहीं और मैं कहीं अटकूंगा नहीं। तो सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से स्क्रीन पर दिखेगा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स का समेशन जो है वो 30 के बराबर है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 960 के बराबर है। तो कैसे सॉल्यूशन लिखना है उसकी बात करते हैं पहले। तो चलिए सर, हमने लिखा लेट द 3 नंबर्स इन एपी बी। सर वो होगा a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। हम हमेशा इन 3 नंबर्स को ही लेके चलेंगे अगर 3 नंबर की बात कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि इनका सम जो है, इनका सम जो है वो सर 30 के बराबर है। तो आपने कहा ठीक है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3a इक्वल्स टू 30, जिसकी वजह से मेरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 के बराबर आ जाएगी। चलिए, उसके अलावा हमसे क्या क्या रखा है कि सर इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी किसके बराबर होगा? वो होगा 960 के बराबर। तो आपने अपनी वैल्यू पुट करी, 10 माइनस डी इंटू 10, 10 प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमको यहाँ पे। सर ये जीरो से ये जीरो कट गया। इन दोनों को अगर आप देखो तो प्रोडक्ट वाले केस में एक और फायदा होता है, क्योंकि a माइनस डी और a प्लस डी दोनों आ रहा है, तो ये आपका a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला भी बनता है, जो कि हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो 10 का स्क्वायर 100, 96 मेरा यहां पे आएगा माइनस का 96, डी मेरा वहां पर जाएगा डी स्क्वायर, जिसकी वजह से बेटा मेरी डी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 4 के बराबर होगी, एंड डी विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 2। तो डी की वैल्यू प्लस 2 भी हो सकती है, डी की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है। तो आगे बात करते हैं, हेंस रिक्वायर्ड टर्म्स विल बी, रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होंगे हमारे पास? एक बार आप डी को प्लस 2 लेके चलो, तो डी को जब प्लस 2 लेके जाएंगे तो ये हमारा होगा 10 माइनस 2, 10, 10 प्लस 2, मतलब 8, 10 और 12, और 10 माइनस माइनस 2, 10, 10 प्लस माइनस 2, क्योंकि इस बार हम माइनस 2 लेके चल रहे हैं। डी की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे। ये हो जाएगा 12, 10 और 8। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वहां पे 8, 10 और 12 है, यहाँ पे 12, 10 और 8 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आपने देखा जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन करा, आगे आने वाले क्वेश्चंस भी हमको कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करने हैं। लिखने का तरीका हमारा कुछ ऐसा ही रहेगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि फिर से 3 नंबर एपी में है, उन 3 नंबर्स में हमको इस बार फिर से 3 नंबर हमने इस तरीके से मान लिए। हमको क्या दे रखा है कि सर इन 3 नंबर्स के अंदर जो इनका सम है, 3 नंबर्स का जो सम है वो सर इस बार -3 है। चलिए, कोई परेशानी नहीं है। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था वही हमने सेकंड क्वेश्चन में करा।
दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन को बार बार करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां से इस बार मेरी ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? ए की वैल्यू मेरी आ गई -1। उसके बाद उन्होंने सेकंड कंडीशन में बोला हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट, फिर से प्रोडक्ट की बात चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इस बार जो प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों वो दे रखा है हमको 8 के बराबर। तो आओ सॉल्व करते हैं। -1 माइनस डी टू -1 -1 प्लस डी इक्वल्स टू 8। माइनस मेरा वहां चला जाएगा और यहां फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 8 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -8। दिस वन विल बी -1 का स्क्वायर 1 और 1 वहां पर जाके फिर से माइनस में होगा -9। माइनस से माइनस कटेगा, डी की वैल्यू आ जाएगी बेटा इस बार +-3। तो जिस तरीके से हमने वहां पर करा था सेम तरीके से अब हमें यहां भी करना है। हेंस द रिक्वायर्ड टर्म्स विल बी, तो आ जाइए रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होंगी? a माइनस डी, इस बार आप d को एक बार +3 ले लो, हमने क्या लिया? d को इस बार +3 लिया ना। चलो तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया -4 -1 और ये मेरा हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देख लो जिसका 3 आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। यहां की बात करते हैं, तो इस बार हमने उल्टा ले लिया, इस बार हम ले रहे हैं -3। तो -1 माइनस -3 -1 -1 प्लस -3, तो -1 +3 -1 -3 ये हो जाएगा 2 -1 -4। दोनों बार में आप देख रहे हो कि आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, आंसर में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा अभी, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैं एक बार खाली क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। 3 नंबर्स आर इन एपी, उनका सम दे रखा है आपको 27 और प्रोडक्ट दे रखा है 648। बिल्कुल सेम तरीके, कोई भी अलग चीज नहीं होगी। उस बार भी डी की वैल्यू 2 आएंगी और वहां पर भी हमारे पास 2 तरीके से हमको टर्म्स दिखानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हमने इसका बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर लिया। अब एक दो क्वेश्चन और है 3 नंबर के टर्म्स के ऊपर, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन हद से 2 नंबर 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम सीधे शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, वहां पे बात करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी की 3 क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा उसमें अलग सी चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। अगेन 3 नंबर की बात चल रही है, उनके सम की बात चल रही है। तो हम सीधे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों का सम +a प्लस डी इज इक्वल्स टू 12 के बराबर। आपका फिर से डी से डी कट जाएगा, डी से डी कटने के बाद ये बचेगा 3a इक्वल्स टू 12 विच विल बी इक्वल, क्या देगा हमको? a की वैल्यू 4 के बराबर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इजी चीज हो गई। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। आगे हमसे कह रहा है इसमें कि भैया इनके सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। आप ध्यान से सुनना, बहुत इजी लाइन है, मोस्टली बच्चों को पता भी होगी, लेकिन फिर भी मैं इस पर डिटेल में बात करता हूँ। सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। इसका मतलब है जो 3 नंबर मुझे गिवन है इनके क्यूब करके उनके सम की बात कर रहा हूं। जैसे मुझे गिवन है क्वेश्चन, मान लो 1, 3 और 5, तो मैं इनका क्यूब करूंगा, क्यूब करने के बाद इनका सम करूंगा, उसकी वैल्यू की बात चल रही है यहाँ। अब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये चीज, क्योंकि इसकी उल्टी चीज भी आ सकती है एग्जाम में। एग्जाम में ये भी आ सकता है क्यूब ऑफ देयर सम, तो ये बेटा थोड़ा सा उलट है। इसमें क्या है कि आप इनका सम कर रहे हो फिर क्यूब निकाल रहे हो, मतलब इस पर्टिकुलर चीज में आपसे इसकी बात चल रही है, सम करके फिर क्यूब निकालने की बात चल रही है। तो आपने तो होगा क्या एग्जाम में, आपने तो सम ऑफ देयर क्यूब की प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक। अब वहां पर गलती से या उसने दिमाग लगा के एग्जामिनर ने क्यूब ऑफ देयर सम कर दिया, आपने तो क्यूब ऑफ देयर सम के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं करा है, तो आपको क्या लगेगा? अरे एक ही बात है, आपने उठाया यही तरीका यूज करा और आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कटेगा, बस आपको इतने क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। 3 का होगा तो मुश्किल से आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें होती है, इस पर हमें ध्यान रखना होता है। एग्जामिनर यहीं पे गेम खेल जाता है और यहीं पे हमको लगता है कि सर मेरे तो 80 में से 80 आ रहे थे, 75 कैसे रह गए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो इसका मतलब है कि मुझसे कह रहा है कि सर इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब
प्लस इसका क्यूब की बात चल रही है जो है 288 के बराबर। सिंपल से a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इक्वल्स टू 288। और फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए यहां से तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसको हटा दिया। ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ad², मैं बस इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, प्लस ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ad² इक्वल्स टू 288। कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ सर, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सब कुछ प्लस में है। तो ए क्यूब 3 बार मेरा ए क्यूब आया, 3ad² 2 बार आया है, 3 2 जा 6ad² हो जाएगा 288। चलिए अब क्या करते हैं, ए की वैल्यू हमको पता है, उसको पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का क्यूब 64, 64 3 जा 192, 192 प्लस 6ad², ए कितना है मेरे पास? 4, ये भी कितना हो जाएगा? 24d² इक्वल्स टू 288। 192 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, माइनस होके ये हो जाएगा 88 प्लस 8 90 96। चलिए 24d² इक्वल्स टू 96। सर ये 24 1 जा 24 4 जा, d² की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 के बराबर, जिसकी वजह से सर d की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस 2 के बराबर। आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, 3 नंबर निकालने हैं। आप लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी, एक बार तो d की वैल्यू +2 लिखेंगे, एक बार d की वैल्यू -2 लिखेंगे, और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। मैं आपसे जो 4 क्वेश्चन हमने करे हैं उन 4 क्वेश्चन में अगर आपसे बोलूं कि सर 3 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चों 3 नंबर में क्वेश्चन यही वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपके गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उसके अलावा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, चलो उसमें भी देखते हैं क्या है। अगेन 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की ही बात चल रही है अभी तक। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने 2 वैरायटी देख ली है और ये तीसरी वैरायटी की बात मेरे सामने आ रही है। थर्ड वैरायटी में क्या है, फिर से बोला गया है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी की बात चल रही है। इसमें क्या रखा है कि 3 नंबर्स हैं, उनका सम कितना है? 21 के बराबर। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा है इस बार, आपको पता है क्या करना है। तो 3a की वैल्यू 21, दैट एम्प्लॉयज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 के बराबर। इजीली मुझको पता लग गया, हर बार यही हो रहा है कि d से d कैंसिल हो जा रहा है, 3a की वैल्यू गिवन वैल्यू के बराबर आ रही है। अब क्या आगे बोला हुआ है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के ही बात समझ में आएगी अच्छे से। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब पहली टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करा गया। ठीक है सर, मैंने पहली और तीसरी टर्म का प्रोडक्ट कर दिया। एक्सीड्स द थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म बाय 6। ठीक है, इनमें क्या बोला गया है कि जब आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करते हो तो वो एक्सीड करता है सेकेंड टर्म को, मतलब जो सेकेंड टर्म है उसको एक्सीड करता है, उससे ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है सर? वो उससे ज्यादा है 6। समझो कैसे? मैंने बोला 3 टर्म्स है, 1 3 5 मान लेते हैं। इन्होंने बोला अगर मैं पहली और दूसरी टर्म, पहली दूसरी की बात चल रही, सॉरी, पहली और तीसरी टर्म का प्रोडक्ट करूं तो वो बीच वाली टर्म से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा सर? वो 6 ज्यादा होगा। तो अगर ये बीच वाली से 6 ज्यादा है तो मुझे इनको बराबर लाने के लिए बीच वाली में 6 ऐड करना पड़ेगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे करा। पहली और तीसरी टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो सेकंड वाली से 6 ज्यादा है, तो बराबर का साइन बीच में लगाया हुआ है, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए यहाँ पे 6 ऐड कर दूंगा। अगर बोला होता इससे कम है तो यहाँ पे माइनस कर देता। ठीक है, चलिए ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में आराम से वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन करे होंगे। आओ अब सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से तो बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन। ये होगा a² माइनस d² इक्वल्स टू a प्लस 6। a कितना है? 7, 7 प्लस 6 13 के बराबर। a कितना है? 7, 7 का स्क्वायर 49,
49 माइनस 13 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। यहां से सर मेरी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो यहां से मेरी डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6 के बराबर। और इस तरीके से जो हमारे पास 3 टर्म वाले क्वेश्चन है वो हमने लगभग में सारे कंप्लीट कर लिए। कुछ नहीं आ सकता है इसके अलावा। क्वेश्चन हल्का सा घुमा देंगे, मैंने बोला है एक्सीड कर रहा है, वो कह देंगे कम हो रहा है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 टर्म्स का प्रोडक्ट, वो वहां पे 2 टर्म्स का आपको रेशियो दे देगा हद से हद। इसके अलावा और कुछ नहीं करने। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 3:1। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो रेशियो है वो हमको कह रखा है सर वो 3:1 के बराबर है। चलो ठीक है। उसके अलावा एक और कंडीशन कोई दे रखी होगी कि इनका सम 21 के बराबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत ही इजी है। अब आपने यहां से ए की वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू इजिली निकाल लो। तो आप जितने ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिले उतने ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उतना ज्यादा आपको आसान लगेगा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब आइए बात करते हैं दूसरे की। अब हमसे बात करनी है जो आगे के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में बात होगी 4 टर्म वालों। तो 4 टर्म वालों में भी जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज निकाल के रखी हुई थी कि कौन सी टर्म्स चूज करनी है, ऐसे 4 टर्म वालों में भी होगा कि लेट द 4 टर्म्स इन AP बी जो A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D। ये 4 हमारे पास टर्म्स हैं जो हम लेके चलेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। A माइनस 2D, A माइनस D, सॉरी A माइनस 3D, ये रहा, ये लेके चलेंगे। इससे हो क्या रहा है, इससे अगर आप देखो तो मेरे पास हर 2 टर्म्स के बीच में 2D का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 3D माइनस डी 2D के बराबर होगा। D माइनस माइनस डी फिर से 2D, D माइनस 3D फिर से 2D का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगातार टर्म्स की बात करनी है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2D माइनस डी प्लस ए पिछली बार की तरह काम करता, तो दिक्कत क्या पड़ रही थी सर, वहां पर मुझे और टर्म्स मिल रही थी कि मैं माइनस तो कर देता। जैसे मैंने अगर टर्म्स लेता हूं जैसे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, तो ये कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास एक डी बच रहा था। यहाँ पे ले लेता हूँ तो फिर भी सर मेरे पास क्या है, ये वाला डी बच रहा है, क्योंकि 4 ही टर्म्स पुट करनी है, ये तो काम नहीं होने वाला। तो हमने क्या करा, 2-2 का गैप लेके काम करना है कि आप 2-2 का गैप लेके चूज कर लो, बात खत्म। आपको यही करना है। अगर आपसे 3 टर्म्स बोलेगा तो आप लगातार वाली ले लोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 5 टर्म्स बोलेगा फिर भी आप लगातार वाली ले लोगे, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। लेकिन अगर आपसे 4 और 6 टर्म्स की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे एक का गैप दोगे, 3D लिया फिर डी लिया, फिर डी लिया फिर 3D लिया। इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए। तो हमसे क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द 4 टर्म्स इन AP whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है, फाइंड द 4 नंबर्स इन AP whose sum is 50, मतलब इन सबका अब आपको सम कर देना। चलिए सम कर देते हैं। अगर क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, डी से मेरा डी कट गया, क्या आ रहा है 4A की वैल्यू 50 के बराबर आ रही है और A की वैल्यू कितनी आ रही है 2, 25 अपॉन 2 के बराबर। अब इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, पॉइंट में नहीं सॉल्व करते हैं। उसके अलावा बोला गया है एंड, हमसे कह दिया उन्होंने सेकंड कंडीशन में, इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट, मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर है A प्लस 3D जो है वो 4 टाइम्स है सबसे छोटे वाले के, किसके, A माइनस 3D के। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 4A माइनस 12D। वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले तो इस तरफ ले आते हैं 3D प्लस 12D, उधर करते हैं 4A माइनस A, तो ये हो जाएगा 3A के बराबर। ये हो जाएगा 15D, उधर होगा 3 इंटू 25 अपॉन
2 के बराबर 3 जा 5 जा 5 से काट रहा हूं 3 1 जा सर डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/2 और जिस तरीके से हमने अभी प्रीवियसली 3 क्वेश्चंस में करा था 5 क्वेश्चंस में करा था वैसे हम इस क्वेश्चंस में करेंगे। ए की वैल्यू मिल गई है डी की वैल्यू मिल गई है इस बार डी की सिर्फ एक वैल्यू मिली प्लस माइनस कुछ नहीं आया तो आप क्या करोगे डी की वैल्यू यहां पुट करोगे जैसे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी ए कितना है 25/2 माइनस 3d 3d का मतलब 15/2 दूसरा 25/2 माइनस 5/2 फिर 25/2 माइन प्लस 5/2 25/2 प्लस 15/2 इजिली से सॉल्व कर लेते हैं 25 में से 15 नीचे वाला सेम है ऊपर को माइनस करेंगे 25 में से 15 है कितना बचा 10 10/2 5 20 20/2 4 30 30/2 6 नहीं रुक जाओ 10/2 5 20/2 10 30/2 15 40/2 20 ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बस इस क्वेश्चन में क्या है 4 टर्म्स आपको इस तरीके से चूज करनी है बाकी जैसा हमने आपको करा है बिल्कुल सेम तरीके से हम बिल्कुल वैसा ही करते जाएंगे। अब आइए फटाफट क्वेश्चंस को निपटाते हैं। ठीक है ज्यादा क्वेश्चन नहीं है 10-11 क्वेश्चन ही है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमारे पास तो जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी छोटी हमारी वीडियो बनेगी उतनी जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अगेन 4 टर्म्स आर इन एपी ठीक है हुज सम इज 20 जिनका सम हमारे पास 20 के बराबर। तो बच्चों जब मैं इस क्वेश्चन में फिर से एक स्टेप अपना काटता हूँ सम 20 के बराबर है मतलब इससे तो ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा सिर्फ 4a बचेगा। तो बच्चों इसमें 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 के बराबर जिसकी वजह से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के बराबर। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहा हूं आपको जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा था पूरा डिटेल में आपको हर क्वेश्चन उस तरीके से ही सॉल्व करना। उसके अलावा क्या बोला हुआ है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120 देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गया एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके सम करना है तो इनका स्क्वायर इनका स्क्वायर इनका स्क्वायर और इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है हमारे पास सर वो सम आपको दे रखा है 120 के बराबर। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर आप देखो शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर एक साथ साथ में हो और एडिशन में हो तो क्या होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हर किसी को याद नहीं रहेगा सीधे सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल्स टू 120। ठीक है तो 6ad से 6ad कट गया 2ad से 2ad कट गया ए स्क्वायर कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 बार 4a स्क्वायर डी स्क्वायर कितनी बार आ रहा है 9 और एक 10 11 और ये 20 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120 a की वैल्यू 5 5 का स्क्वायर 25 25 फोर जा 100 तो आपने क्या करा 100 को वहां पे ले गए 120 में से 100 माइनस करेंगे 20 बचेगा 20 से 20 कट गया सर डी की वैल्यू फिर से प्लस माइनस 1 के बराबर आ गई और इस बार आप दो आंसर निकालोगे एक बार डी की वैल्यू प्लस 1 पुट करोगे एक बार डी की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे। तो इस तरीके से अभी तक हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे सीधे इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन होने बस कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट दे देगा है ना। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री फाइंड द एंगल्स। ये जैसा क्वेश्चन है। अब हमको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल की अगर बात चल रही है तो उसके अंदर एंगल्स कितने होंगे सर उसके अंदर एंगल्स होंगे हमारे पास 4 और 4 एंगल्स वो किस में दे रखे हैं हमको 4 एंगल्स हमको दे रखे हैं एपी के अंदर। तो अपने हम मान लेंगे लेट
द 4 एंगल्स बी, ठीक है, 4 एंगल्स हमारे हो जाएंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d करके। ओके, अब इस पर्टिकुलर चीज में हमको एक चीज गिवन है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री के बराबर है। चलो ठीक है, उससे हमें कुछ खास अभी फर्क पड़ने भी नहीं वाला। इसके अलावा अगर हम देखें अब तक के सारे क्वेश्चंस में एक चीज थी कि हमको दो कंडीशंस गिवन थी, हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ए और डी, और साथ ही साथ में दो कंडीशंस गिवन थी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है। वो कंडीशन क्या है कि भैया डी की वैल्यू 10 के बराबर। कंडीशन बोलो या गिवन चीज बोल लो, सिर्फ एक ही बात पता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज हिडन होती है जो हमको अपने आप से निकालनी पड़ती है। जैसे अब तक मुझको हर क्वेश्चन में इन सब टर्म्स का सम दे रखा था, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लिख के मैं बोलूंगा कि वी नो डेट, हमको क्या पता है कि सर सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ये बात हमको पता है। तो इसका मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सेम वे में जैसे हमारे अब तक d कट रहा था, यहां पर भी कट जाएगा। 4a की वैल्यू 360 डिग्री, जिसकी वजह से a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 90 डिग्री के बराबर। a की वैल्यू 90 डिग्री आ चुकी है, d की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। हेंस द एंगल्स या द रिक्वायर्ड एंगल्स आर, क्या हो जाएंगे हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स सर, a माइनस 3d, जिसका मतलब 90 माइनस 30, 60 हो गया। a माइनस डी मतलब 90 माइनस 10, 80 हो जाएगा। सिमिलरली आप दोनों निकालोगे, a प्लस डी कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 100, और a प्लस 3d 90 प्लस 30 120 के बराबर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर इसमें एक चीज हमको देखनी थी कि भैया सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमको 360 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्यों था, क्योंकि इसमें एक चीज हिडन थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पे आपको कोई ना कोई चीज हिडन होगी। जैसे मुझको मान लो इसमें क्वाड्रिलेटरल की जगह आपको एक ट्रायंगल की बात कर लेगा, तो वहां पे आपसे पूछ लिया जाएगा लेट द there are three angles of a triangle, they are in AP such that their common difference is 10 degree, या फिर such that their square of the terms is 120, कुछ भी करके हमको पूछ दिया जाएगा। तो उस जगह पर भी हमको क्या दिमाग लगाना है कि सर ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मुझे खुद से पता है। जिस चीज के बारे में बात चल रही है, क्या उसके बारे में कोई एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं बचपन से यूज करता है और मुझे खुद से पहले से पता है? हाँ, और अगर उसका मैं यूज कर सकता हूं तो मैं उसका यूज बिल्कुल करूंगा, जो मैंने यहां पर अभी करा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इस तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें बोला हुआ है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट विच आर इन एपी। पहले तो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं कि सर एक 32 मेरे पास नंबर है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड करा कि वो चारों के चारों पार्ट्स जो होंगे वो एपी बना रहे होंगे। तो हमने मान लिया लेट द 4 पार्ट्स बी, कि सर जो चारों के चारों पार्ट हैं वो क्या हो सकते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अच्छा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। वो इंफॉर्मेशन क्या है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 7:15। एक्सट्रीम्स का मतलब बिल्कुल लास्ट वाले, मीन्स का मतलब बीच वाला। तो उन्होंने बोला हुआ है एक्सट्रीम्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, उसका रेशियो लेते हो बीच वालों के प्रोडक्ट के साथ में, तो वो आएगा 7/15 या फिर 7:15 के बराबर। अगेन सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है, तो दूसरी कंडीशन कहीं ना कहीं मुझे अपने आप सोचनी पड़ेगी। जो इस केस में क्या होगा कि सर मैंने 32 को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तरीके से मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने 10 रुपए 4 बच्चों में बांटे।
कैसे? एक को 2 रुपए दिए, एक को 4 रुपए दिए, एक को 3 रुपए दिए, कितने हो गए? 4 3 7 2 9, और एक को 1 रुपए दिया। तो अगर मैं उन सब से रुपए वापस ले लूं, उन सबसे रुपए वापस लेके उसको ऐड कर दूं, तो अगेन मेरे पास 10 रुपीज बन जाएंगे। वही केस यहां पर भी होने वाला है कि वी कैन से दैट। अच्छा, ये चीजें लिख जो मैं रहा हूं वो सब बहुत दिमाग से आपको देखना है। इनके नंबर आपके कट सकते हैं, अगर चाहे तो एग्जामिनर काट सकता है। इस पर्टिकुलर केस में ये बात मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं। इस पर्टिकुलर केस में ये बात मैं अपने आप से बता रहा हूं आपको। जैसे पिछले केस में मैंने एक आइडेंटिटी यूज करी थी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 के बराबर होता है, तो मैंने लिखा था वी नो डेट, वो बात हमको पता है। इस केस में मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में गिवन होगा मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा होता हूँ। तीनों बातें अलग अलग हैं, तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर a माइनस 3d, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 32 के बराबर होगा, जिसकी वजह से 4a की वैल्यू 32 और a की वैल्यू सर 32/4 8 के बराबर आ जाएगी। ये बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट सी बातें होती हैं जो आमतौर पे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, पर आपको अगर अच्छे से अपनी कॉपी लिखनी है, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको 10th क्लास में बोर्ड देना है, 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को ओवरकम करना पड़ेगा, इनको अपनी आदतों में डालना पड़ेगा। ठीक, हम पूरा पूरा आंसर इसलिए लिखने की कोशिश करते हैं सो दैट कहीं पर भी गलती से भी मेरा आधा पौना 2.5 नंबर कुछ भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रखा है कि सर a प्लस 3d इंटू a माइनस 3d अपॉन a प्लस d इंटू a माइनस डी इज इक्वल्स टू 7/15। 7/15 ही बोला है, या 7/15 बोला है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15a स्क्वायर 15 9 135 डी स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। आगे देखते हैं, ए स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ लेके आएंगे, 15 माइनस 7 8, 135 में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा 130 128 128 ए स्क्वायर 8 वन जा और 8 6 जा 48। तो सर यहां पर हमारे पास एक चीज गलत कर दी, यहां पर डी स्क्वायर होगा। 16 डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो सर ए स्क्वायर के बराबर आ रही है, और ए स्क्वायर हमको पता है कितना है 8, मतलब 64। 16 वन जा 4 जा, जिसकी वजह से मेरी जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जो आ गई डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 के बराबर। आपके पास अगेन ए की वैल्यू भी आ गई, आपके पास डी की वैल्यू भी आ गई, प्लस माइनस दोनों में आ रही है, तो आपके दो आंसर आएंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर में होगा और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में लिख के आए हैं, सेम तरीके से हमको इस क्वेश्चन में भी सारे के सारे आंसर उसके लिख के दिखाने हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड पार्ट्स विल बी, या हेंस द रिक्वायर्ड नंबर विल बी डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हमारे पास लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं इस पूरी सीरीज के, थोड़े से अलग क्वेश्चन और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, उन दोनों को हम खत्म करेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, सर क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये कॉन्सेप्ट में से हम कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, हम सिंपली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में देख के आ चुके हैं अच्छे से। अब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द नंबर्स ए बी सी डी ई फॉर्म्स एन एपी। इसका मतलब 5 नंबर हैं इस बार, और वो पांचों नंबर एपी की फॉर्म में है। ठीक है, और हमको एक एक्सप्रेशन दे रखा है a-4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई की वैल्यू निकाल के दिखानी है हमको। तो भाई ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से कर सकता हूं। दो तरीके से कैसे, कि मैं एक काम करता हूं, मुझे 5 नंबर गिवन है ना, मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाता हूं। ठीक है, इस तरफ हम पहला तरीका करेंगे, इस तरफ हम दूसरा तरीका करेंगे। जैसे अगर मेरे पास ए बी सी डी
और ई 5 नंबर है। तो यहां पर अगर मैं देखूं ये 5 नंबर वाली सीरीज बन रही है। अगर मुझे ए बी सी डी ई नहीं दे रखा होता, मुझसे कहा होता कि देयर आर 5 नंबर्स इन एपी, तो मैं 5 नंबर्स को मानता कैसे, आप बताइए। सर मैं उसको मानता ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी एंड ए माइनस 2d की फॉर्म में, है ना। तो वही काम हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, लेट लेट द कॉमन डिफरेंस लेट द कॉमन डिफरेंस बी एक्स, क्योंकि डी ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है, हमने कॉमन डिफरेंस एक्स मान लिया। 10 या फिर देन जो हमारा ए होगा, क्या ए को मैं सी माइनस 2x लिख सकता हूं, क्या बी को मैं सी माइनस एक्स लिख सकता हूं, सी तो मेरा सी ही रहेगा, डी को मैं सी प्लस एक्स और ई को मैं सी प्लस 2x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये वाली बात आप मुझको बताइए। कुछ नहीं हो रहा है, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d की फॉर्म में आ गया। सो नाउ हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e की वैल्यू फाइंड करिए। आइए, हमने कहा सर a की वैल्यू मेरे पास है c माइनस 2x, b की वैल्यू मेरे पास है c माइनस x, c की वैल्यू तो c ही है, d की वैल्यू मेरे पास है c प्लस x और e की वैल्यू मेरे पास है c प्लस 2x। चलिए सॉल्व करते हैं। c माइनस 2x माइनस 4c प्लस 4x प्लस 6c माइनस 4c माइनस 4x प्लस c प्लस 2x, इस तरीके से कुछ मेरा तामझाम बन के आया। सिर्फ c और सिर्फ x आ रहे हैं, देखते क्या होता है। c, दूसरा c है यहाँ पे 2c, 2c में से अगर हमने माइनस 4 करा तो ये हमारा कितना बन जाएगा, माइनस का 4c, और ये थोड़ा ऐसे करते हैं, हटाओ, c माइनस 4 माइनस थ्री प्लस 6 कितना होता है हमारे पास, प्लस का 3, प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का c 0। तो इसका मतलब c वाली तो सर सारी की सारी टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, x वाली टर्म्स की बात करते हैं। माइनस 2 प्लस 4 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस 4 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 0, सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। ये आंसर मेरा बन के आ गया 0। कैलकुलेशन आपको कोई मतलब नहीं है, इजी कैलकुलेशन आराम से कर लोगे। यहां तक की चीज देखनी थी। तो ये तो हमने करा अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके अकॉर्डिंग। अब अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं कि एपी होता क्या है, अगर मुझे एपी की जानकारी है तो अगेन हम मान सकते हैं लेट द कॉमन डिफरेंस बी एक्स। एक और तरीका देखते हैं, सेम तरीके से अगर कॉमन डिफरेंस एक्स होगा तो सर ए तो मैंने ए मान लिया फर्स्ट टर्म, जो सेकंड टर्म आएगी क्या वो ए प्लस एक्स नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जो थर्ड टर्म आएगी क्या वो ए प्लस 2x नहीं होगी, सर वो बिल्कुल होगी। फोर्थ टर्म आएगी वो ए प्लस 3x होगी, और जो फिफ्थ टर्म होगी वो ए प्लस 4x होगी। जो हम बिल्कुल पहले क्वेश्चन में ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d मान लें, लेकिन वहां सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि वहां कंडीशंस गिवन थी, उन कंडीशंस को मीट करने के लिए मैंने इस तरीके से चीज मानी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं कि आंसर हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम ही आएगा पहली बात तो, 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस का e। तो a माइनस 4 a प्लस एक्स प्लस 6 a प्लस 2x प्लस कितना 4 माइनस 4 a प्लस 3x, और यहां पर आ जाएगा प्लस का a प्लस 4x। चलिए देखते हैं, a -4a -4x प्लस 6a प्लस 12x -4a -12x प्लस a प्लस 4x। सर 12x से 12x कट गया मेरा, ठीक है, 4x से 4x कट गया मेरा, उसके अलावा 6 7 8 प्लस का 8 है, -4 -4 माइनस का 8 है।
सब कुछ कट गया और इसका आंसर भी कितना आ गया, इसका आंसर भी हमारा 0 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 हालांकि काफी इजी है, लेकिन अगर आपने इसकी एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही मुश्किल से कर पाओगे। ठीक है, ऐसा मैंने कई बच्चों को देखा है कि जब तक इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करके दिखाता नहीं हूं तब तक तो उनको लगता है कि अरे भैया इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार उन्होंने सॉल्यूशन देख लिया उसके बाद में उन्हें एग्जाम तक आराम से याद रहता है। तो ये हमारे पास तो उस लेवल का क्वेश्चन हुआ। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तरीके और भी हैं। जितना ज्यादा आप डीप में जाओगे उतना आपको तरीके समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बात चल रही है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो नंबर है ए और बी, उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन है जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अर्थमेटिक मीन हमको दे रखा है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अर्थमेटिक मीन क्या होता है। बेटा अर्थमेटिक मीन का मतलब ये हो गया कि दो नंबर्स के बीच की वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्टली उनके बीच की वैल्यू जो हम बोलते हैं एवरेज आमतौर पे। तो एवरेज कैसे निकाले जाएंगे, हमने बोला 1 और 3 का एवरेज क्या होगा सर 2। कैसे, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे अकॉर्डिंग किसी भी नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग सर अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी होगा ए प्लस बी अपॉन 2। कैसे, सर हमको पता है वी नो डेट, और सर गिवन क्या है, सर गिवन बिल्कुल सेम चीज है लेकिन वो गिवन है हमको इस तरीके से। इसको आप मान लो 1, इसको आप मान लो 2। तो भाई पहली वाली भी एक ही बात कह रही है इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन भी एक ही बात कह रही है। तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो कि सर ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। फटाफट सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ए की पावर एन प्लस वन प्लस 2 बी की पावर एन प्लस वन। देखो ये दोनों ब्रैकेट बनेंगे, इन दोनों ब्रैकेट की आपस में मल्टीप्लाई होगी, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करते थे। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी ए की पावर एन प्लस वन, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी ए की पावर एन बी, सेम तरीके से यहाँ पे होगा बी की पावर एन ए, यहां पर भी ए की पावर एन प्लस वन आ रहा है, यहां पर भी ए की पावर एन प्लस वन आ रहा है। दोनों को एक तरफ लेके जाएंगे तो दोनों आपस में माइनस होगा और यहाँ बचेगा सिर्फ ए की पावर एन प्लस वन। सिमिलरली यहाँ बचेगा सिर्फ बी की पावर एन प्लस वन। कैसे, इस पूरे को आप x मान लो तो ये 2x हो गया, ये खाली x हो गया। 2x में से x को माइनस करोगे सिर्फ x बचेगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बता दिया। चलिए अब क्या सोल्व कर सकते हैं इसमें। अब बात आ रही है, अब एक काम करो आप, यहां पर भी a की पावर n है, यहां पर भी a की पावर n आ रहा है, इन दोनों को एक तरफ ले लो क्योंकि और कोई तरीका हमको दिखाई नहीं पड़ रहा अभी। तो चलिए जब हमने इन दोनों को एक तरफ लिया, सिमिलरली b वालों को भी एक तरफ ले लिया, तो आप एक चीज देख पा रहे होगे कि a की पावर n प्लस वन का मतलब है कि मैं इसको a की पावर n इंटू ए की पावर वन की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिकॉज बेस अगर सेम होते हैं तभी पावर ऐड होती है। तो जब मैं इसको उस फॉर्म में लिखूंगा तो यहां पर भी a की पावर n आ रहा है और यहां पर भी a की पावर n आ रहा है। तो क्या मैं a की पावर n कॉमन ले सकता हूं, सर बिल्कुल कॉमन ले सकते हो, जिसकी वजह से यहां बचेगा सिर्फ a और यहां बचेगा माइनस का b। सेम केस में यहां पे b की पावर n कॉमन ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सर यहां बचेगा a और यहां बचेगा सिर्फ b। ए बी से ए बी कट गया, तो a की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है, सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। हम क्या सॉल्व करते हैं, सर a की पावर n अपॉन b की पावर n इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो a अपॉन b है उसमें आप पावर n कॉमन ले सकते हो, उसकी पावर, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 के बराबर। अब दो केस बन सकते हैं, दो केस क्या बन सकते हैं यहां पे कि या तो a अपॉन बी, a अपॉन बी मेरा 1 के बराबर हो, एक केस तो ये बन रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस क्या हो सकता है कि a अपॉन बी की वैल्यू किसके बराबर हो, सर 1 के बराबर हो। तो उसके हिसाब से n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी रखेंगे हमारे को आंसर वही मिलेगा 1 के बराबर। दूसरा केस क्या है
कि सर यहां पर क्या हो रहा है, n की वैल्यू जो है हमारी वो 0 के बराबर है, n की वैल्यू 0 के बराबर है, जिसकी वजह से a अपॉन b की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इतना कह सकता हूं कि सर यहाँ पे तो मुझे n की वैल्यू दिख ही नहीं रही है, वहां पर मुझे एक n की वैल्यू मिल रही है, तो मैं सिंपल सा कहूंगा कि सर यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 के बराबर है। सो ऑन इक्वेटिंग हम क्या कह सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि a अपॉन बी इक्वल्स टू एन और a अपॉन बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी तो 1 के बराबर होगी। तो यहां से मुझको क्या आ गया, यहां से मुझको आ गया कि n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू कैसी है 0।